नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। कोरोना काल ने सोचने को मजबूर किया, परिस्थितियों को भांपने की समझ दी, स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर भी विवश किया और शिक्षा के संदर्भ में देखें तो पढ़ाई करने के तरीके को भी बदल दिया। लेकिन फिर भी छात्रों के सामने, सरकार के सामने कई चुनौतियां ऐसी है जिसके बारे में विचार किया जाना चाहिए और ये विचार हो भी रहा है। सरकार सोच रही है बच्चों के सामने कोई परेशानी ना आए, इसलिए जो प्रदेश की हालत है, खासतौर पर हरियाणा की, इसमें और गहराई से बात करें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तो दोनों की परिस्थितियां बेहद अलहदा हैं, अलग हैं, लेकिन सरकार सोच रही है। इसलिए अब हरियाणा सरकार जनवरी महीने में प्रदेश के 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को टैब देने की तैयारी कर चुकी है। इसलिए हम कह रहे हैं, टैब देगी सरकार, क्या छात्रों का होगा बेड़ा पार? क्या इससे छात्रों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है प्रदेश की हालत को देखते हुए। लेकिन इतना जरूर है, प्रदेश सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है जिसको जनवरी माह में अमली जामा पहनाया जाएगा। तैयारी पूरी है, खाका तैयार है और शिक्षा विभाग भी विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी करने के लिए करीब 320 करोड़ रुपए की योजना बना चुका है। 8वीं से लेकर 12वीं तक के करीब 8,13,000 छात्रों को ये टैब दिए जाएंगे, जिससे छात्रों को थोड़ी आसानी तो होगी। लेकिन क्या इस योजना के पीछे छात्रों की परेशानी और प्रदेश की हालत को नजरअंदाज कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज इसी विषय ने हमें चर्चा करने के लिए मजबूर किया। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि यह सरकार की छात्रों को लेकर एक बहुत बड़ी सौगात होगी। लेकिन इसके अक्स तले कई ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, वित्त विभाग इस फाइल को मंजूर कर चुका है। अब संबंधित विभाग जल्द टेंडर के लिए तैयारी में जुटा है। ऐसे में खबर सामने ये भी आ रही है कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जनवरी में यह टैब विद्यार्थियों के हाथों में होंगे। इसमें पढ़ाई से संबंधित कंटेंट होंगे। फिलहाल इस मसले को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं आज की चर्चा के लिए, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, यहाँ पर आज के हमारे कुछ सवाल हैं बहुत महत्वपूर्ण। टैब की पहल कितनी सार्थक है, एक बहुत बड़ी यहाँ पर सवाल है। ऑनलाइन पढ़ाई कितनी कारगर है, क्योंकि हमेशा से ये सवाल उठता रहा है। इसके बाद क्या टैब से छात्रों का बेड़ा पार होगा? छात्र क्या समझते हैं, अभिभावक क्या समझते हैं? तो ये सवाल आपके सामने है और इसके इतर दर्शकों को एक और जानकारी बता दें, अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं इस विषय से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कीजिए तुरंत। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आज का जो मुद्दा है खास तौर पर हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए है, वो कितनी रुचि रखते हैं, कितना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं इसको जानने में। और यहाँ पर बड़ी बात यह है, क्या सरकार जो ये पहल लेकर आई है, जो सरकार जो बच्चों को टैब देगी, क्या इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है और छात्र और अभिभावक इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें दीजिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, आपका परिचय कराते हैं, हम आप कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट पांचजन्य बत्रा सिंह शिक्षाविद हैं, दीपक चौहान मंडल अध्यक्ष बीजेपी। सर, आपके दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। नमस्कार। पांचजन्य बत्रा सिंह जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप क्या मानते हैं, सरकार की ये जो पहल है किस नजरिए से देखते हैं? आपको लगता है कि ये जो पहल है ये कितनी सार्थक है? नहीं, पहल बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि जनवरी में अगर योजना है 320 करोड़ रुपए खर्च कर ये टैब मुहैया कराने की, तो खुद में एक तो लॉजिस्टिक्स का एंगल है कि इतना बड़ा नंबर 8.25 लाख स्टूडेंट्स के लिए जब आप टैब उपलब्ध कराते हो तो वो खुद में एक चुनौती भरी एक्सरसाइज है। सार्थक इसलिए है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अप्रैल में भी स्कूल खुल जाएं जी, और तब आगे की पढ़ाई जो है, ये सभी सीनियर क्लासेस हैं, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की करियर की पूरी तैयारी हो रही होती है, पूरा प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पर। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सार्थक एक्सरसाइज है। इससे डिजिटल डिवाइड जो है वो भी एड्रेस होगा। जब हम कहते हैं गरीब वर्ग का छात्र जो है वो नहीं एक्सेस कर पाता, तो ये जो टैब है इसमें सब कुछ प्री लोडेड है। पूरा सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसी हिसाब से चैप्टर्स हैं, वीडियोस डले हैं, कई और प्रकार के टेस्ट हैं। टीचर इसमें मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी, कितने घंटे उस पर स्पेंड करे। तो मैं समझती हूँ काफी सार्थक ये एक्सरसाइज है। दीपक चौहान जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए, उनके हम सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ रमन कुमार जुड़े हैं राजस्थान से। रमन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है?
हाँ जी, मैं राजस्थान से नहीं हूँ जी। पहले तो जी मैं करनाल से हूँ जी। जी, रमन बोलिए। हाँ, मेरा सवाल जी दीपक चौहान जी से है। जी, रमन जी सवाल बताइए। पूछिए। जी हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, ऐसा है, जी जो ये टैब दे रहे हो, ये तो चलो अच्छी बात है, आप टैब दे रहे हो। जी पर गांव में तो बहुत गरीब ऐसे बच्चे हैं जिनके पास तो मेरे ख्याल में जिन्होंने फोन भी नहीं देखा होगा। और ये जो टैब है इनका इस्तेमाल जो वहाँ टीचर है वही करेंगे जी। बच्चों ने तो कौन पढ़ाएगा जी इनका। नंबर 1। नंबर 2 जी, जी एक जो प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाती है वो 6-7 हजार 8 हजार रुपए सैलरी लेती है। जी वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और उनका अच्छा रिजल्ट आता है। एक जो सरकारी स्कूल में टीचर है वो 60-70 हजार रुपए सैलरी है, उनकी पढ़ाई फेर नहीं हो रही। जी तो कैसे होगा ये? जी, दीपक चौहान जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क टैबलेट देने की जो योजना क्रियान्वयन करने का फैसला लिया है, वो एक सराहनीय कदम है। जहां तक कॉल पे ये भाई साहब थे और इन्होंने ये कहा है कि भाई लोग इतने जागरूक नहीं है ग्रामीण स्तर पर कि वो टैबलेट वगैरह चला लेंगे, तो जी ऐसे मेरा मानना यह है कि बहुत कम संख्या ऐसी आज प्रदेश के अंदर होगी जहां पे घर में कोई ना कोई टैबलेट या स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता होगा। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि टैबलेट का यूज सही प्रकार से ना हो। ठीक है सर, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नमस्कार जी। जी जो सरकार ये प्लान लेकर आई बहुत अच्छी प्लान है, लेकिन सर जी, रणवीर जी बोलिए। हेलो। जी रणवीर जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल बोलिए। जो टैबलेट की योजना सर चला रही है बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन इसमें हमारी सरकार से प्रार्थना है कि अच्छी क्वालिटी के टेबल दिए जाएं और थोड़ा घोटाले ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। ऐसी ऐसी योजनाओं में बड़े बड़े घोटाले बहुत होते हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रणवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सवाल पूछने के लिए। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, रणवीर मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? सरकार ने सर जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है। जी और जो ये 2 मिनट पहले एक मेरा भाई कह रहा था कि देहात में ये कामयाब नहीं होती, जी हमारे देहात के बच्चे शहर के बच्चों से कम नहीं है। ये हमारी छोटी सोच है। और सरकार जो देहात के बच्चों के लिए विकास के काम कर रही है, जनता के लिए विकास के काम कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। देश के अंदर 1 साल से कोरोना महामारी में सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे और बधाई के पात्र है सरकार। चलिए रणवीर मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, राजेंद्र कुमार करनाल से। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी राजेंद्र जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। सर, ये पहले सीएम सिटी में बहुत घोटाले हो रहे हैं, इसमें टैब में भी घोटाला हो जाएगा? मतलब आपको इस तरह की शंका है? हाँ जी। देखिए चलिए। नेगेटिव जो देखिए, हरियाणा सरकार सर, ये भ्रष्टाचार के पहले प्रति सीएम सिटी जीरो में बहुत घोटाले हो रहे हैं, काम तो कर रही इसमें है। टैब में भी बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। चलिए और ठीक है ये राजेंद्र जी, हम सवाल हमारे ही साथ पैदा मेहमान नहीं जुड़े हैं होता हमसे। कि किसी तरह जी। का भ्रष्टाचार या क्वालिटी से लेके कोई समझौता करेगी सरकार। ये जो भी मानक तय किए जाएंगे विशेषज्ञों के द्वारा, उसी मानकों पर ये खरीद होगी। और ये बिल्कुल खरीद जो होगी वो एकदम से स्पष्ट है। किसी तरह का कोई घोटाला या भ्रष्टाचार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा पांचजन्य जी, जी यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जो व्यवहारिक शिक्षा है क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई की जगह ले लेगी? नहीं, आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि जी, जो ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई क्या यहाँ पर जो व्यवहारिक कराई जा रही है, जो कोरोना काल से जी। लेकर जो अब तक यहाँ पर जो परिस्थितियों के सामने हमारे पढ़ाई करने का जो तरीका बदल गया है,
क्या वो जी। व्यवहारिक जो शिक्षा कराई जाती है, क्या उसमें आपको लगता है कि कितना बड़ा अंतर होता है? क्या जगह ले लेगी वो? नहीं, जगह तो नहीं ले लेगी। देखिए, फिजिकली मिलना, स्कूल जाना, अन्य छात्रों से मिलना, टीचर से इंटरेक्ट करना, उन चीजों को इससे बदला जी। नहीं जा सकता। लेकिन क्राइसिस के काल में जब बच्चे घर रहने के लिए बाध्य हैं, तब ये एक उपयोगी उपकरण है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये भी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आप देख रहे हैं हर चीज तो कंप्यूटर से जुड़ी है। तब जी। तक आप शिक्षा बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कब तक वंचित रखेंगे? अल्टीमेटली ये एक सुनहरा मौका है उनके लिए। अभिभावक अगर थोड़ा पॉजिटिव, अब सीधा आप स्कैम के बारे में ना सोचें, जो इसके पॉजिटिव डायमेंशन है उसे देखें कि आपके बच्चों को एक अवसर मिल रहा है उस डिजिटल डिवाइड को क्रॉस करके उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का, उससे यूजर फ्रेंडली बनने का। इसमें कई फीचर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, पर धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो आपका एटीट्यूड भी इसमें मैटर करेगा। हर चीज में स्कैम्स और नेगेटिव मत सोचिए। अभिभावक की दृष्टि से सोचिए कि मेरे बच्चे को इससे क्या फायदा हो सकता है। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। चलिए, बत्रा सिंह हमारे साथ, एक दो दर्शक जुड़ गए हैं, उनके हम सवाल लेते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल ये है जी। कि हरियाणा में जो टीचर है ना, बहुत जागरूक है, बहुत पढ़े लिखे है, जी। लेकिन क्या है, पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं हम, शिक्षा के विभाग में एनजीओ बहुत आ गए हैं। जी। एनजीओ इतने आ गए हैं कि वो अपने प्रोग्राम घुसेड़ देते हैं एजुकेशन में, और जो एक टीचर का प्रोग्राम होता है वो बीच में अधूरा रह जाता है। तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि एनजीओ को न इसमें एंटर करवाया जाए शिक्षा विभाग में। टीचर बहुत जागरूक हैं, वो खुद सक्षम है बच्चे पढ़ाने के लिए, उसको मौका दिया जाए पूरा। एनजीओ इतने हताशा जो घुस गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अलग अलग काम का यहाँ पर बंटवारा होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सरजीत। सरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सरजीत, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जो ये टैब देने की सरकार ने सोची है, ये बहुत ही बढ़िया सोच है जी। अगर पॉजिटिव ही सोच रखे तो ये सोच बढ़िया ही होगी। अगर नेगेटिव में सोच चली जाएगी तो ये शायद खतरनाक हो सकता है। जी लेकिन सोच पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रामीण बच्चे होते हैं, गाँव के जो बच्चे हैं, वो इतनी स्टेप को नहीं चला पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे और बहुत ही अच्छी सोच है सरकार की। जी, चलिए सरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। दीपक चौहान, मैं आपसे चाहूँगा कि जो पहले हमारे दर्शक ने सवाल पूछा था हस्तक्षेप को लेकर के, एनजीओ का हस्तक्षेप ना हो, अलग अलग तरीके से इसको देखा जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने हर तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो बजट के अंदर बजट एलोकेशन में उसका प्रावधान किया है कि छात्रवृत्ति बढ़े, डिजिटल एजुकेशन आए, और इसमें कहीं ना कहीं यदि किसी एनजीओ का ऐसा हस्तक्षेप सामने नहीं आया कि वो टीचर्स के साथ हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। जी, और यहाँ पर अगर बात करें, आपको लगता है कि इस मामले को पहले ही हो जाना चाहिए था, इस तरह की खबर पहले ही आ जानी चाहिए थी टैब वाली? क्योंकि अब ऐसे में देखा गया कि आने वाले समय में परीक्षा भी सिर पे होगी बच्चों के, विद्यार्थियों के, तो अगर ये टैब पहले मिल जाते तो सिलेबस भी पूरा हो जाता, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होती। देखिए, ये क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए, उसकी ड्यूरेशन को देखते हुए एक फैसला लिया गया नवंबर के में, और जनवरी में लगभग इसका क्रियान्वयन हो जाएगा। 8.13 लाख बच्चों को इसमें टैबलेट दिए जाएंगे। 320 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है जी, और ये बहुत जल्दी एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, और पढ़ाई के मामले में कभी किसी बच्चे की कमी आएगी ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें दीपक जी एक बात और है जो मैं समझती हूँ कि पहली प्रायोरिटी जो है वो सरकार की हेल्थ रही होगी। सबसे पहले आप जान बचाने के लिए कदम लेंगे। लॉकडाउन रहा, जी। उसके बाद इतनी तादाद मुहैया कराना, जैसे मैंने पहले ही कहा, इतनी तादाद में 8.25 लाख बच्चों के लिए टैबलेट्स उपलब्ध करवाना, उनका क्वालिटी कंट्रोल, चेक, टेंडर्स, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होते होते टाइम लगेगा। तो ओवरनाइट तो ये नहीं एक्सपेक्टेड था, और जनवरी में मिल जाए तो आगे के लिए ये उपयोगी रहेगा। जी बिल्कुल, जनवरी में इसका क्रियान्वयन। हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए, उनको सवाल ले लेते हैं हम। सतबीर हमारे साथ जुड़े हरियाणा से। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले
पहले स्कूलों में ये बच्चों को अनाज बांटने लगे थे, उस टाइम को डाले थे जी सर। ये पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, स्कूलों में पहले अनाज बांटा उसमें घोटाले हुए, और अभी ये चीजें बांट रहे हैं, इसमें बहुत बड़े घोटाले होंगे, इसमें बहुत बड़े घोटाले होंगे। ये इतने बच्चे हैं सतबीर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसी शंका क्यों है? क्योंकि पहले जो अनाज बंटता था उसमें बहुत धांधली चल रही है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, और इसमें उससे डबल होगा। चलिए सर, दीपक चौहान, यहाँ पर जो हमारे से दर्शक सवाल पूछ रहे हैं उनके जहन में यही लगातार ये सवाल आ रहा है सरकार के प्रति कि अगर कोई योजना आ रही है तो उसमें घोटाला होगा, मतलब इस तरीके की शंका पैदा हो रही है। देखिए, ये नकारात्मक विचार अपने मन में हरियाणा प्रदेश की जनता ना ही लाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मनोहर लाल जी ने भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखी है, और एकदम साफ गोई से अगर कोई खरीद हुई है या टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें पूरी तरह से स्पष्टता और ईमानदारी बरती गई है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आशीष रोहतक से। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? आशीष जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, आपका सवाल क्या आशीष जी? सर मेरा सवाल ये है ये दीपक जी से कि अभी इन्होंने ये शुरू किया है टैबलेट वगैरह बांटने का, तो बच्चों का जो 1 साल वेस्ट हो गया तो उनको लेके ये क्या वो करेंगे अब, क्योंकि अब तो बोर्ड के पेपर आ लिए। जी देखिए, अभी बोर्ड के पेपरों में समय बाकी है, और ये कोई पहले दिन से डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह के कोरोना के रिजल्ट्स आते रहे तो उसके मद्देनजर जिस तरह की स्थिति बनती रही तो फैसले लेती रहती है सरकार, और सरकार ने जागरूक रहते हुए बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया, और कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। गांव देहात तक ई लर्निंग में आज हरियाणा तीसरा स्थान रखता है, एजुसेट के माध्यम से हो या ई लर्निंग के, और ये जो नीति आ रही है टैबलेट के माध्यम से, तो सरकार जागरूक रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुए रखेंगे काम। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से, दुर्गादास। दुर्गादास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर जसपी जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है दुर्गा जी? सर मेरा सवाल ये है कि सर ये जो स्कीम आई है जो है तो बहुत बढ़िया स्कीम है सर ये बच्चों के लिए जी, परंतु इसमें मेरा ये मानना है कि टीचरों को ना इससे पहले ट्रेनिंग दी जाए सर इसके लिए। जी, मतलब पहले से उनका प्रशिक्षण होना चाहिए इस बात को लेकर, तब जब जाके कामयाब होगा ये सर। जी हेलो जी, हमने आपका सवाल सुन लिया दुर्गा जी। बत्रा सिंह, आप इसका जवाब दीजिए। जी, ट्रेनिंग तो बिल्कुल चाहिए होगी, क्योंकि तालमेल बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जूम क्लासेस या अन्य और प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, शुरू में कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स तो आई हैं, उन्हें एड्रेस करना पड़ता है क्योंकि यूज करना नहीं आता, कई बारी सिग्नल प्रॉब्लम्स होती हैं। उस बात को एड्रेस करने के लिए ध्यान दें कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये टैब प्री लोडेड होगा जी, इसमें पाठ्यक्रम पहले से लोडेड होगा जी, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप ऑनलाइन कनेक्टेड रहें और तभी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और जहां तक है प्रॉब्लम्स की बात, तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि हर उपकरण में अब कंप्यूटराइजेशन है। आप वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, टेलीफोन, हर चीज में, तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और जल्दी सीख जाते हैं, इतनी दिक्कत आएगी नहीं। हो सकता है शुरू में 5-10 दिन कुछ प्रॉब्लम्स हों, लेकिन इसकी क्वालिटी कंट्रोल का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें अच्छी क्वालिटी के मेमोरी कार्ड्स वगैरह डले हैं जी, तो दिक्कत का ज्यादा स्कोप नहीं है। चलिए हमारे साथ 2 दर्शक और जुड़ गए हैं। अरुण वोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। अरुण वोहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है जी, टेप देना अच्छी बात है, लेकिन क्या ग्रामीण जो क्षेत्र है हरियाणा के, जी, वहाँ पे नेटवर्क बराबर आता है सर? कई बार सर्वर डाउन मिलते हैं, ये इंटरनेट प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और कई तरह की इसको लेकर रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। हम अभी सवाल पूछेंगे इसको लेकर। आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण वोहरा जी। ये सवाल हम आपका पूछेंगे अभी। एक और हमारे से दर्शक जुड़ गए हैं पंचकुला से, सुमित। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है सुमित? सर, मेरा सवाल ये है कि इसको पहले छोटे लेवल पे ट्राई करना चाहिए, जिससे कि अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ये
आफ्टर दैट ही मैं इसको पूरे हरियाणा में करता हूँ, जिससे हमारा बजट भी ठीक रहेगा और बच्चे समझ भी पाएंगे अच्छे से। जी चलिए सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सुझाव देने के लिए। तो बत्रा सिंह, मैं चाहता हूं कि आप दोनों सवालों का जवाब दें। एक तो पहले यहां पर यह बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो हालत है शहरी क्षेत्रों से बेहद अलग है, चाहे नेटवर्क क्षेत्र की बात हो, चाहे इंटरनेट को लेकर बात हो, उपलब्धता को लेकर बात हो। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि छोटे स्तर पर यहाँ पर शुरुआत होनी चाहिए थी, तब इसको मास लेवल पे इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी ताकि इसका अच्छा परिणाम आ सके। देखिए, ये जरूर है कि शिक्षा विभाग इसका पहले कोई ना कोई ट्रायल रन तो जरूर लेगा लॉन्च करने से पहले। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल ही उतारा जाएगा, क्योंकि जनवरी में इसीलिए पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है। जी। और दूसरा, जहां तक इंटरनेट का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि ये प्री लोडेड पाठ्यक्रम इसमें पहले से होगा। हाँ जी, पहले से डला होगा, तो जरूरी नहीं कि आपको हर वक्त ऑनलाइन डिपेंडेंट होना पड़े कि सिग्नल आए तभी आप कर सकते हैं। और बाकी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत तो आपका घर में हर कोई आजकल फेसबुक पर है, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। जब इंटरनेट उन चीजों के लिए उपलब्ध हो सकता है तो शिक्षा को प्रायोरिटी दें आप। शिक्षा के लिए क्यों नहीं यूज करेंगे इंटरनेट? चलिए, जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो जरूर यूज करेंगे। उसके लिए सरकार कई और कदम उठा सकती है। पहले इसको लॉन्च करके इसके नतीजे देखे जाएंगे, उसके बाद भावी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको एड्रेस करने के। और जहां तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है, जैसा कि अभी दीपक जी ने पहले ही कहा कि ग्रामीण हर घर में भी आप व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट बत्रा जी, देखिए ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों की हालत जो है वो शहरी क्षेत्रों से बेहद अलग है। और कई रिपोर्ट भी इस बात को लेकर, हर पहलू को लेकर बताती है यहाँ पर। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यश जी, जो ये 8.25 लाख बच्चे हैं, ये सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों के ही तो नहीं है ना, शहरी क्षेत्रों में भी तो इसका फायदा तो होने वाला है। और ग्रामीण बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? उसे आप अवसर देंगे, टेक्नोलॉजी उसके हाथ में देंगे तभी तो सीखेगा, उसे एक्सपोजर तो चाहिए ना। तो ये टैबलेट जो है, ये क्राइसिस को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। उन बच्चों के लिए वो सीखेंगे इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इसमें ये तो नहीं किया बत्रा जी, यहाँ पर आपको आपको लगता है कि अगर टैब दे भी दिए गए, बच्चे यहाँ पर उसी तरीके से गंभीरता से, संजीदगी के साथ पढ़ाई कर पाएंगे? वहाँ पर पाठ्यक्रम भले ही पहले से मौजूद हो, इंटरनेट की भले ही यहाँ पर कम यहाँ पर आवश्यकता हो, लेकिन बच्चों की गंभीरता इस बात को लेकर सरकार तो मुहैया करा देगी, लेकिन पढ़ाई और उसका रिजल्ट आपको लगता है कि उसी तरीके से आ पाएगा जो व्यवहारिक शिक्षा में आ पाता है? देखिए, कुछ नहीं से तो कुछ भला। अब पेपर सिर पर हैं, तो हर बच्चा जो अपने सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है, जिसको अपने करियर का ध्यान है, 10वीं की परीक्षा सिर पर है, 12वीं की परीक्षा सिर पर है, तो वो पढ़ाई पर जरूर ध्यान देगा, क्यों नहीं देगा। साथ में टीचर हैं इंटरेक्शन के लिए। टीचर इस ऐप के थ्रू, इसमें जो ऐप इंस्टॉल्ड होगा उसके थ्रू मॉनिटर कर सकेंगे कि बच्चे ने कितने घंटे कौन सा चैप्टर पढ़ा, कर लिया कि नहीं कर लिया। इस तरह के उपकरण इसमें फिट हैं। जी बत्रा जी, अगर टीचरों से इंटरेक्ट करना हो तो उसके लिए तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ शंका हो तो, अगर कुछ बच्चों को शंका हो तो हाँ, तो इसमें डाउट रिमूवल के लिए भी कुछ प्रणाली बनाई गई है। जी दीपक चौहान, मैं आपसे दीपक चौहान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ठीक है ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, नो डाउट, कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार और छात्रों के सामने क्या चुनौती होगी उस दौरान जब उनके हाथ में टैबलेट होगा? देखिए, हरियाणा सरकार की कोरोना काल के अंदर ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और जहां तक ये इसमें पहले से एक प्रावधान रखा है कि 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को, और ये बच्चे उस एज ग्रुप के हैं जहां पे सिंसियरिटी बच्चे के अंदर आ जाती है, तो वो बच्चे भी जागरूक रहेंगे और उनके माँ बाप को भी जागरूक रहना पड़ेगा। सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी कि किसी बच्चे को किसी इंटरनेट की या टैबलेट के कमी महसूस ना हो। जी, और सरकार की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल है। दीपक जी, मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, इंटरनेट की उपयोगिता भी राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 40% से ज्यादा घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है। और जबकि बात करें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसका जो अनुपात है वो केवल 20% कम है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हरियाणा तो एक नेटवर्किंग की एक पूरी चेन है। हर तरह के, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, BSNL हो, एक तरीके से गांव के अंदर भी कई कई कंपनियों के टावर हैं। मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क संबंधी कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए जी बत्रा जी, मैं आपसे जी आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है, आपको लगता है NCERT का एक यहाँ पर हरियाणा को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, इसको लेकर बताया गया कि 27% यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र, जिनके पास इंटरनेट नहीं है,
टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मतलब वो तमाम सुविधाएं जिससे ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, सरकार अब टैब दे रही है, लेकिन इंटरनेट की सुविधा का क्या करेंगे? कोई शंका हो, बच्चे को इंटरेक्ट करना हो टीचर से, उसका क्या होगा? देखिए, मैं समझती हूँ यश जी कि इसमें कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू नहीं है। हरियाणा के किसी क्षेत्र से, किसी विभाग से, किसी जिले से ऐसी रिपोर्ट तो मेरी नॉलेज में नहीं आई कि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का सिग्नल इश्यूज हो सकता है। तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, यूट्यूब यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को वैसे मैसेजेस कर सकते हैं, कई तरह के ऐप्स डाउनलोड करके। तो पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये तो आपके अंदर सिंसियरिटी। आप देखिए, ये वो टाइम चल रहा है, इस वक्त बहुत गरीब वर्ग के बच्चे भी IAS टॉपर्स हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो ये हम पिछले 20 साल पुरानी बातें ना करें। अब 2020 चल रहा है। मतलब बत्रा सिंह, आप इस आंकड़े को सिरे से खारिज कर रहे हैं, जो आंकड़ा बताया गया, मतलब सिरे से खारिज कर रहे हैं। जो बच्चों की परेशानी यहाँ पर आई, उन्होंने खुद बताया कि इंटरनेट नहीं, हम पढ़ाई कैसे करें? पूरे कोरोना काल की ये बात है, आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं इसमें। नहीं, देखिए, इंटरनेट कितने एरिया में आपने जो आंकड़े बताए उनमें हरियाणा इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। तो अब देखिए, जहां सरकार कुछ प्रयास करेगी तो कुछ समाज को भी तो प्रयास करना पड़ेगा ना, अभिभावकों को भी तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जब आप बच्चों को बाकी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, सरकार आपके हाथ में महंगा टैबलेट दे सकती है, बत्रा सिंह, हमारे पास और समय नहीं है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सवाल ये, देखिए, सरकार की पहल बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जो छात्रों की हालत है वो बहुत, उसमें अंतर है, और ये अंतर हर पहलू को लेकर है, शिक्षा के स्तर से लेकर आर्थिक स्थिति तक बहुत बड़ा अंतर है। फिलहाल सरकार की पहल जो है बहुत अच्छी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।